हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आनुवंशिक रोग और सिंड्रोम पढ़ने वाले हैं। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कमेंट में कि कल किसी का एग्ज़ाम है या नहीं, क्योंकि आज तो किसी का एग्ज़ाम नहीं था। अब कल किसी का एग्ज़ाम है या नहीं, ये सारे लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 अप्रैल का तो मुझे पता है, 31 का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। वो गुणसूत्र में विभिन्नता हो, गुणसूत्र में विभिन्नता आ रही है, एक गुणसूत्र अधिक हो रहा है, गुणसूत्र कम हो रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए अपन इस प्रकार के क्वेश्चन कर ले रहे हैं। छोटा सा ये वीडियो है। सुबह एक वीडियो लेके आऊँगी। सुबह का जो वीडियो रहेगा उसमें अपन स्वास्थ्य योजना पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो भी छोटा सा रहेगा और उससे बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की विशेषता क्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की विशेषता होती है 45। जनरली हमारे कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 44 प्लस एक्स वाई ये गुणसूत्र का हमारे सूत्र होता है। लेकिन क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र गायब हो जाता है, एक गुणसूत्र की अनुपस्थिति हो जाती है। इसलिए टोटल कितने हो जाते हैं? 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये कौन से गुणसूत्र अनुपस्थित होता है इसमें? इसका जो कोरियोटाइप होता है वो 44 प्लस एक्स ओ होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक महिला का जो क्रोमोसोम होता है, मतलब एक एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की विशेषता क्या है? मतलब कितने गुणसूत्र होते हैं? 45। एक एक्स गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम में अनुपस्थित होता है। आपसे पूछेंगे टर्नर सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र अनुपस्थित होता है, तो एक्स गुणसूत्र टर्नर सिंड्रोम में अनुपस्थित होता है। इसके कारण क्या समस्या आ जाती है? महिलाओं में जो स्तन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं या विकसित हो जाते हैं, हाइट कम हो जाती है, अंडाशय का कम विकास होता है, मासिक धर्म की अनुपस्थिति हो जाती है और महिलाएं बांझ तक हो सकती हैं। ये टर्नर सिंड्रोम की विशेषता है। टर्नर से ऐसे याद रखो, टर्न हो रहा है, टर्न मतलब कम हो रहा है, टर्न मतलब कम हो रहा है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, आप एफएसयू की तैयारी कर रहे हो, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप हॉस्टल वार्डन की कर रहे हो, हॉस्टल अधीक्षक की 5000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि एफएसओ बहुत समय बाद आ रही है, ऐसे ही ये भी बहुत समय बाद आ रही है। ये आप लोगों के लिए जो समय है ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला है। आपके मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं। जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में थी, वो ऐसा लग रहा है कि वो वैकेंसी अगर ला रहे हैं तो जो पढ़ने वाला है वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। जो हॉस्टल अधीक्षक की भर्ती है वो कुछ वैकेंसी एमपीपीएससी के थ्रू आएगी, जैसे कि एफएसओ की आती, तो वनडे एग्जाम होगा तो वो ग्रेड 1 की जॉब रहेगी। कुछ इसकी वैकेंसी जो है व्यापम के थ्रू आएगी। टोटल 5000 प्लस वैकेंसी रहेंगी। सारे लोग इसकी तैयारी करेगा। जब जैसे ही इसका एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसका कोर्स मैं लॉन्च कर दूंगी। अभी हमारा एफएसओ का कोर्स लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले तो यही प्रायोरिटी पर है, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है। मैंने इसका ट्रिकी बैच आरंभ कर दिया है, फटाफट ज्वाइन कर लेना। इसके सुपर 100 तो पूरे हो चुके हैं, तो 1999 में हम नहीं मिलेगा, लेकिन 150 तक को हम 2999 में दे रहे हैं। जैसे ही 150 कंप्लीट होंगे तो इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक कवर करा रहे हैं। इसमें आपको ट्रिक के वीडियोस मिलेंगे, थ्योरी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इजी लैंग्वेज में। मार्केट की बुक्स की लैंग्वेज इसमें नहीं मिलेगी, बहुत सरल भाषा में मिलेगी, पढ़ने वाली मिलेगी, फॉन्ट बड़े मिलेंगे, कलरफुल डायग्राम वाले नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा हर टॉपिक के एमसीक्यू दिए जाएंगे, हर टॉपिक के टेस्ट लिए जाएंगे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट होगा। सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही कवर रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और वहाँ से ले लीजिए। अगला बात करते हैं क्लाइनफेल्टर, इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इनके गुणसूत्र की क्या विशेषता होती है? इसकी गुणसूत्र की विशेषता है 47। मतलब इसमें कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। सामान्य व्यक्ति में गुणसूत्र कितने होते हैं? सामान्य व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो गया था और क्लाइनफेल्टर में एक बढ़ गया है। तो एक बढ़ गया है तो मतलब कितना हो गया है? 47 हो गया है। इसमें एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है। पुरुष में क्या होता है? एक एक्स गुणसूत्र ज़्यादा हो जाता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है। अब जब पुरुष में एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा तो पुरुष कैसा व्यवहार करेगा? पुरुष महिला जैसा व्यवहार करने लगेगा, है ना। उसको उसके उसके शरीर पर कम बाल हो जाएंगे, लंबे लंबे पाँव उसके हो जाएंगे, दुबला सा हो जाएगा, है ना। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है लड़कों की, यहाँ अगर उनको ये वाला सिंड्रोम हो जाएगा क्लाइनफेल्टर, तो उनकी जो
प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जनरली जो कैंसर उसी में ही होता है, बढ़ती है जो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज भी बढ़ता जाता है ना। तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो भी छोटी हो जाती है, छोटे वृषण हो जाते हैं, मानसिक बुद्धि में कमी हो जाती है, और जो स्तन आदमियों का स्तन जो होता है वो मतलब महिलाओं जैसे हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बांझ कहलाने लगते हैं। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की विशेषता है। स्पेशली मेन आपको याद रखना है कि इसमें कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। किस गुणसूत्र की अधिकता होती है, एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है। और ये तो आपको पता ही है कि एक्स किसका गुणसूत्र होता है, वो मैन का होता है, और बाय किसका होता है, मैन का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आनुवांशिक रोग में लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं सिकल सेल एनीमिया में। देखो जनरली हमारी, जैसे कि ये सपोज करो आपका शरीर है, हमारे शरीर में ये गोल 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 ये क्या है, आरबीसी है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, इनका जीवन काल 120 दिन है। लेकिन जब जैसे ही व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसके 11वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में जो 11वां, जैसे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में से जो 11वां गुणसूत्र होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आनुवंशिक बीमारी है। अब जब इसमें परिवर्तन हुआ तो ये जो गोल कोशिकाएं ऐसी हो जाती हैं, देखो ऐसी, ये कैसी हो गई, अर्धचंद्राकार आकार की हो गई। अब जब गोल कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाएंगी तो वो जल्दी जल्दी टूट जाएंगी। तो जैसे इन गोल गोल कोशिकाओं का आकार 120 दिन का होता है, इनका जीवन काल 5 से 6 दिन होता है। अब जब जीवन काल ही कम होगा तो रेड ब्लड सेल्स की ही संख्या कम हो जाएगी, तो खून की कमी हो जाएगी ना, इसलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्योंकि ये हंसिया के आकार जैसी लगती है, इसकी शकल बोलते हैं। सिकल मतलब होता है हंसिया, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। स्पेशली ये जो होता है विशेष पिछड़ी जनजातियों में देखा जाता है। बैगा, भारिया, सहरिया जो विशेष पिछड़ी जनजाति होती हैं उनमें ये देखा जाता है। इसके लिए अभियान भी चल रहा है, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन है ना, इसके लिए वो भी चल रहा है, और इसको 2047 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य भी रखा है। 2047 तक इसको उन्मूलन करने का लक्ष्य भी रखा है। आप लोग मुझे एक आंसर बताइएगा कमेंट करके कि सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया जाता है। सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके सारे लोग बताइएगा कि सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो सिकल सेल के बारे में मैंने सारी चीज़ आपको बता दी कि क्या होता है सिकल सेल रोग। इसको एससीडी रोग बोलते हैं। एससीडी का मतलब होता है यह आनुवांशिक रोग होता है, माता पिता से बच्चों में आता है। इसमें एक ऑक्सीजन प्रवाह करने वाला एक प्रोटीन होता है जिसकी कमी होती है, जिसमें विकृति पाई जाती है, जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, ये आनुवांशिक रोग है, ये पूछा जा सकता है। अगला है सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है। तो अभी मैंने बताया था 11वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, क्योंकि 11वें जो गुणसूत्र होता है, ऑटोसोमल का मतलब जो दुई जोड़ी रहते हैं, तो उनमें अगर परिवर्तन होता है तो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। अगला है हीमोफीलिया। देखो हीम से ही समझ जाओ कि जब हीम लिखा है तो मतलब रक्त से संबंधित ही कोई चीज़ है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन भी हीम से ही बनता है। हीम एक प्रकार का प्रोटीन वर्णक होता है, इसको हम वर्णक बोलते हैं। अब हीम अगर है तो सब लोग रक्त से ही संबंधित कोई चीज़ है। तो रक्त का गाढ़ा होना नहीं होगा, रक्त का थक्का। यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसकी जो क्लॉटिंग नहीं होती है शरीर में, अगर उसके कहीं से रक्त बहना आरंभ कर देता है तो वो लगातार बहता ही रहता है, रुकता नहीं है। मतलब एक बहुत सीवियर कंडीशन उस व्यक्ति की हो जाती है। ये भी एक आनुवंशिक बीमारी होती है। जनरली ये राजघरानों में देखी जाती है, जो बड़े बड़े परिवार होते हैं उन लोगों में ये बीमारी देखी जाती है। अगला है हीमोफीलिया एक मानव रोग है। ये किसके कारण होता है, ये उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है ना, उत्परिवर्ती जीन के कारण होता है। ऑटोमेटिक होने वाला रोग होता है। कभी कभी कोई चोट लग जाती है, सर्जरी हो जाती है, उसके बाद खून बहना आरंभ करता है तो लगातार बहता रहता है ना। रक्त में थक्का जमने के लिए जो कण होते हैं वो इसमें अनुपस्थित हो जाते हैं। ये मानव के एक्स क्रोमोसोम पर बनने वाला एक प्रोटीन होता है। किस पर, एक्स क्रोमोसोम पर बनने वाला एक प्रोटीन होता है। हीमोफीलिया में एक उत्परिवर्तन, एक जीन में अचानक से परिवर्तन हो जाता है जो रक्त के लिए आवश्यक थक्का बनाने वाले प्रोटीन को निर्देश नहीं दे पाता।
हीमोफीलिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। दो प्रकार होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी होते हैं। हीमोफीलिया जो ए होता है वो फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। हीमोफीलिया जो ए होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? फैक्टर 8 की कमी के कारण होता है। और हीमोफीलिया जो बी होता है वो फैक्टर 9 की कमी से होता है। फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी किसके कारण होता है? फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है। एक और क्वेश्चन याद रखना, हीमोफीलिया बी जो कि फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है, इसको क्रिसमस की बीमारी भी बोलते हैं। किसकी? क्रिसमस की बीमारी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये आमतौर पर विरासत में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया किस प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है? थैलेसीमिया जो होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी होती है। थैलेसीमिया किस प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, मतलब अपने आप ही ये हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में ये होती है। लाल रक्त कोशिकाओं से संबंधित ये बीमारी होती है और बहुत सारे व्यक्तियों को लगातार ये प्रभावित कर रही है। अगला है, थैलेमिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। ये लाल रक्त कोशिकाओं का वंशानुगत विकार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे रोका नहीं जा सकता, ये गलत है, बिल्कुल रोका जा सकता है। थैलेसीमिया दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटिंगटन रोग होता है एक हंटिंगटन एक आनुवांशिक रोग होता है, वो किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण या किस जीन में म्यूटेशन के कारण होता है? हंटिंगटन एचटीटी को ही हम क्या बोलते हैं? हंटिंगटन बोलते हैं। हंटिंगटन जो रोग है वो एचटीटी जीन के कारण होता है और ये मस्तिष्क में होने वाला विकार है। किस में होने वाला विकार है? ये मस्तिष्क में होने वाला विकार होता है। इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं या न्यूरॉन्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं या मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो टूटने लगते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाओं के न्यूरॉन्स आपस में टकराने लगते हैं और वो क्या हो जाते हैं? वो टूटने लगते हैं। उसको हम बोलते हैं हंटिंगटन रोग। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये जो हंटिंगटन रोग है वो किस प्रकार का रोग है या किस में पाए जाने वाला रोग है? तो हंटिंगटन जो है वो मस्तिष्क में पाए जाने वाला रोग है। ये मैं हमारे हम जीतेंगे बैच में बहुत पहले ही करा चुकी हूँ और आप लोगों को यूट्यूब पर भी कराया है। पर ये है ना कि जब भी गुजरती है तभी पता चलता है कि हाँ अब ये पढ़ना चाहिए। जब बोलते हैं पढ़ लो तब आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अब यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब आप लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, तो हंटिंगटन रोग का कारण कौन से जीन का म्यूटेशन होता है? एचटीटी जीन का म्यूटेशन होता है। किसका विकार है? मस्तिष्क में होने वाला विकार है। कौन सा आनुवांशिक विकार मांसपेशियों की कमजोरी और गिरने का कारण बनता है? जिसके कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और गिर जाती हैं, किसका कारण होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी होता है उसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी हो जाती है और मांसपेशियां जो होती हैं गिर जाती हैं। ये आनुवांशिक विकार होता है। एक जीन होता है जो मांसपेशियों को बिल्ट करता है, उसकी व्यक्ति के शरीर में कमी हो जाती है जिसके कारण है ना मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आनुवांशिक बीमारी ऐसी है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये पूछा जा चुका है अभी किसी शिफ्ट में। कौन सी आनुवांशिक बीमारी फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस करती है। ये उन कोशिकाओं पर असर डालती है जो बलगम, पसीना या कोई भी पाचक रस उत्पन्न करती है। उन कोशिकाओं को ये प्रभावित करती है। इससे ये बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं और नलियों, नलिकाओं और रास्तों में रुकावट डालने लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कौन सी ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसी बीमारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किसका एक उदाहरण होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर या
एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। मतलब ये एक इसका अर्थ होता है कि ये मतलब एक एक कोई जीन है वो ऑटोमेटिकली ही अपनी एक दूसरी प्रति बना लेता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें अप्रभावित माता पिता जो होते हैं उनको कैरी कहा जाता है, क्योंकि वे एक हर इस प्रकार की जीन की एक प्रति को रखते हैं और वो अपने बच्चे को दे देते हैं, जिससे वो बच्चा भी खुद तो बीमारी को लिए हुए हैं, अपने बच्चों को भी वो बीमारी दे देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर क्या होता है, यदि कोई एक्स गुणसूत्र पे कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम एक्स लिंक डोमिनेट बोलते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, ये ऐसा एक परिवर्तन है जिसमें परिवार के माध्यम से एक गुण या विकार को दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर किया जाता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एक्स गुणसूत्र पर उत्परिवर्तन से जुड़ी एक आनुवंशिक स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया मुख्यतः किस जीन के दोष से उत्पन्न होते हैं। अभी मैंने बताया था, हीमोफीलिया जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर उत्पन्न दोष से, एक्स क्रोमोसोम पर दोष उत्पन्न होते हैं उससे होते हैं। कौन सा रोग मस्तिष्क में प्रोटीन के गलत मुड़ने के कारण होता है। जो प्रोटीन के गलत मुड़ने के कारण रोग होता है, ऐसा कौन सा रोग होता है जिसके कारण मस्तिष्क का जो प्रोटीन है वो गलत तरीके से मुड़ जाता है। क्रेसफेल्ड जैकोब रोग। क्रेचफेल्ड जैकोब रोग ऐसा होता है जो मनोभ्रंश उत्पन्न करता है, मानसिक तनाव उत्पन्न करता है, भ्रांति उत्पन्न करता है, व्यक्ति को तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती है कि जो प्रोटीन होता है व्यक्ति के शरीर में वो गलत तरीके से मुड़ जाता है। तो जब ये मुड़ जाता है तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो क्रेचफेल्ड जैकोब रोग है किससे जुड़ी समस्या है। कार्बोहाइड्रेट से है, प्रोटीन से है, फैट से है ना, फाइबर से है। तो याद रखना ये किससे जुड़ी समस्या होती है, प्रोटीन से जुड़ी समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रागाइल एक्स सिंड्रोम, इसको फ्रेजाइल भी बोलते हैं। फ्रागाइल एक्स सिंड्रोम का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है, मानसिक मंदता। मतलब इस प्रकार के सिंड्रोम में सबसे मेन चीज़ क्या हो जाती है कि है ना, व्यक्ति जो होता है मानसिक मंद हो जाता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल मंद पड़ जाती है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम में एक जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जैसे एफ एम आर फर्स्ट जीन कहा जाता है। ये हजारों जीनों से बड़े होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। अगला है, डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है। डाउन सिंड्रोम का कारण ये होता है कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। जो 21वां गुणसूत्र होता है वो दो बार की जगह 3 बार आ जाता है, तो ट्राइसोमी हो जाती है 21वें गुणसूत्र की। याद रखना किसमें 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, तो डाउन सिंड्रोम में हो जाती है, जिसके कारण इसके हृदय में वगैरह रोग देखने को मिलते हैं। और इसको हम 2n+1 के रूप में बताते हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र अलग करने में भी विफल हो जाते हैं। इसके लक्षणों में बौद्धिक विकलांगता, शारीरिक विकास में देरी, चेहरे में विशिष्ट विशेषताएं, ये कभी सभी चीज़ें शामिल आ जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, जो 18वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है वो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। और 13वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है वो पटाऊ सिंड्रोम होता है। 13वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है वो पटाऊ होता है। 21वें गुणसूत्र की होती है वो डाउन होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन करने से पहले जिन्होंने भी बीएससी बायो से किया हो तो जब फॉर्म भरने जाओ तो वहाँ पे अलग अलग 3 लेवल दिए गए हैं। एक ग्रेजुएशन का दिया गया है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया हुआ है और एक एमबीबीएस का दिया हुआ है या पीएचडी का दिया हुआ है। तो अगर किसी ने बीएससी बायो से किया हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो जिसमें तीनों ईयर में केमिस्ट्री हो, या जिसने बीएससी बायोटेक से किया हो, है ना, जिसने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, फार्मा से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, है ना, तो ये सारी चीज़ों से अगर बीएससी किया हो या इन्हीं सब से एमएससी किया हो
तो वो FSO का फॉर्म भर दो। FSO का फॉर्म बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, सारे लोग इसका फॉर्म भर दो। इसकी पेपर की टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इसकी बहुत शानदार तैयारी करवाने वाली हूँ, आपको ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक तैयार करवाने वाली हूँ, सारी थ्योरी ट्रिक द्वारा याद कराने वाली हूँ, सारे अधिनियम ट्रिक द्वारा याद कराने वाली हूँ। उसके बाद सारे टॉपिक के मैं MCQ लगवाऊंगी, सारे टॉपिक की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगी। वीकली यहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट इसको ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। देखिए ये हमारे FSO बैच की पूरी ट्रिकी बैच की जानकारी है। कोर्स की जो सुपर 100 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको हमने 1999 में दिया था, अब अगले 50 लोगों को हम 2999 में दे रहे हैं। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। तो फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन कैसी डाउनलोड करना है? GK विद आकांक्षा शर्मा, GK विद आकांक्षा नहीं करना है, GK विद आकांक्षा शर्मा करना है। मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दूंगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। क्यों ले हमारा बैच? कारण क्या है कि हम कठिन से कठिन टॉपिक ट्रिक द्वारा वीडियो बनाकर आपको याद कराएंगे, इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि हर टॉपिक आपको याद हो जाएगा। हस्तलिखित थ्योरी नोट्स आपको दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज MCQ आपको दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, साप्ताहिक करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया जाएगा, पार्ट A और पार्ट B दोनों कवर रहेगा, है ना। पार्ट V पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। विभिन्न राज्यों में पूछे गए 100 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। करीब 25,000 प्लस प्रश्न आपको MCQ में कराए जाएंगे। याद नहीं करना है, ट्रिक से सारा टॉपिक याद होगा। ये हमारा आबकारी का बैच है। अगर आप मध्य प्रदेश आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है आबकारी का, तो फटाफट से ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। केवल 499 में। हमारे सारे बैच का नाम ट्रिकी बैच ही है, क्योंकि हम सारे टॉपिक सारी जगहों पर ट्रिक से याद कराने वाले हैं। तो आप हमारा आबकारी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का बैच है। जो FSO की तैयारी नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से एलिजिबल नहीं है, तो वो MPPSC प्री की करे, उसका भी बैच हमारा आरंभ हो गया है। 25 अप्रैल से क्लासेस हैं, रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गया है। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 में है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। जो भी बहुत सरल तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो फटाफट हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, FSO का बैच ज्वाइन कर लीजिए। FSO के बैच में आपको ट्रिक्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेंगी, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो मिलेगा, संपूर्ण सिलेबस रहेगा, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे। ठीक है, तो अभी केवल 2999 में दिया जा रहा है। जैसे ही 150 कंप्लीट होंगे, इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। कारण ये है कि ये 1-2 महीने का कोर्स नहीं है, ये हमने 2 या 3 महीने में निपटा दिया। ये दिसंबर में इसका पेपर है, 14 दिसंबर को। तो तब तक के लिए इसकी हमें तैयारी आपको करवाना है, तब तक के लिए ये वैलिडिटी है इसकी। रेगुलर आपके टेस्ट होंगे, रेगुलर आपकी तैयारी होगी, वीडियो होगी, इसलिए इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। फिर भी हमने दूसरी जगहों से कम ही चार्ज रखा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आनुवंशिक विकार बालों के झड़ने का कारण बनता है? कौन सा एक ऐसा विकार है जिसके कारण बाल झड़ जाते हैं? उसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। एंड्रोजेनिक एलोपेसिया बोलते हैं। इसकी जो PDF है एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, टेलीग्राम पर डाल दूंगी, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उसमें है ना फ्री PDF करके एक फोल्डर है, वहाँ पर आपको इसकी PDF आनुवंशिक रोग करके मिल जाएगी। इसके अलावा ESV फोल्डर पर भी आपको सुपरवाइज़र की बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, और E-बुक वाले फोल्डर पर भी आपको बहुत सारी हमारी E-बुक मिल जाएंगी। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा आनुवंशिक विकार बालों के झड़ने का कारण बनता है? एंड्रोजेनिक जो एलोपेसिया होता है वो बालों के झड़ने का कारण बनता है। इसके कारण बाल झड़ जाते हैं। ये मैं FSO की जानकारी आपको बता चुकी हूँ। बहुत शानदार तैयारी कराने वाली हूँ FSO की। पढ़ने से ही आपको पहले दिन से ही लगने लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल सिलेक्शन ले सकती हूँ। इतनी शानदार तैयारी मैं आपको कराऊंगी। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम का कारण होता है क्रोमोसोम की असामान्यता। क्रोमोसोम की असामान्यता होती है। इसमें क्या होता है, 21वें गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाती है। 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अगला है टर्नर सिंड्रोम किस गुणसूत्र में असामान्यता के कारण होता है? 45X गुणसूत्र में असामान्यता के कारण टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में अतिरिक्त कौन सा गुणसूत्र होता है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा X गुणसूत्र अधिक हो जाता है? टोटल कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मार्फन सिंड्रोम मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? मार्फन सिंड्रोम हार्ट को प्रभावित करता है और रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, दिल और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करता है। वाटन सिंड्रोम किस विकृति से संबंधित होता है? जो वाटन होता है वो हड्डियों से संबंधित होता है। बाटन किससे संबंधित होता है? बाटन जो होता है वो हड्डियों से संबंधित होता है। वाटन सिंड्रोम हड्डियों से संबंधित होता है। अगला है, एलर्जिक राइनाइटिस के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? नाक से पानी बहना और छींकना। ये राइनो जो होता है ना, राइनो एक वायरस होता है। राइनो वायरस कभी भी हमारे शरीर पे अगर आक्रमण कर देता है तो सर्दी खांसी, ये अगर राइनो शब्द आ जाता है तो समझ लो फेफड़ों से संबंधित है, सांस से संबंधित ये होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेडर विली सिंड्रोम किस प्रकार की एक विकृति होती है? क्रोमोसोमल विकृति होती है। प्रेडर विली सिंड्रोम क्या होती है? क्रोमोसोमल विकृति होती है। विटामिन डी की कमी किसके सिंड्रोम से संबंधित होती है? रिकट सिंड्रोम से संबंधित होती है। हार्लो सिंड्रोम के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? इसमें मानसिक भ्रम होता है और हड्डियों की समस्या होती है। मानसिक भ्रम और हड्डियों की समस्या होती है। फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा कि हमारे शरीर को जो धूप से विटामिन मिलता है, धूप से हमारा शरीर जो विटामिन लेता है वो विटामिन डी का कौन सा प्रकार लेता है? धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हंटर सिंड्रोम किस प्रकार की विकृति है? हंटर सिंड्रोम एंजाइम की कमी होती है। हंटर सिंड्रोम क्या होता है? एंजाइम की कमी होती है। ठीक है। लूपस एरिथेमेटोसस का प्रमुख लक्षण क्या होता है? लूपस एरिथेमेटोसस होता है। तो जो लूपस एरिथेमेटोसस होता है वो त्वचा पर लाल चिकटों के कारण होता है। किस पे? त्वचा पर लाल चिकटों के कारण होता है। पायरिडॉक्सिन किस कमी से होता है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से होता है। फेनिलकेटोनुरिया किसकी कमी से होता है? एंजाइम की कमी से होता है। फेनिलकेटोनुरिया किसकी कमी से होता है? एंजाइम की कमी से होता है। एडिसन सिंड्रोम किसके कारण होता है? एडिसन जो सिंड्रोम होता है एड्रिनल ग्रंथि, इसको अधिवृक्क ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, इसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। इसकी PDF मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी। टेलीग्राम को मैं एग्ज़ाम के लिए बनाने दूंगी, उसमें सारे एग्ज़ाम की जानकारी मिलती रहेगी, तो ज्वाइन कर लो फटाफट से जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।